नमस्ते एवरीवन। आज बात करते हैं एक स्पेशल एग्रीमेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, जब भी आप अपना नया आइडिया या मॉडल या कुछ काम शेयर करते हैं किसी सेकंड पार्टी से, जैसे कि किसी कंपनी से या किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंडिविजुअल से, तब आपको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए जिसे हम एनडीए कहते हैं। यहाँ पे हम एक सैम्पल पेटेंट एनडीए दैट इज़ पेटेंट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट लिए हुए हैं। तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या होता है और क्यों लिखा होता है वही अब डिस्कस करते हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं। सबसे पहले टाइटल में म्यूचुअल कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सैम्पल है और इसको आप काइंडली खुद से ना बनाएं, क्योंकि आप जब भी एग्रीमेंट करेंगे तो किसी एक ऑथराइज अटॉर्नी या एडवोकेट से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट स्पेशल होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो सबसे पहले होता है टाइटल में लिखा जाता है कि किसके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि कोई एक इन्वेंटर हैं उनको लिया है, एक मतलब इंडिविजुअल हैं जिनके पास कुछ एक अपना इन्वेंशन है, उन्होंने नया एक आइडिया के साथ क्रिएट किया हुआ है और वो शेयर करेंगे किसी एक कंपनी के साथ। तो इसी हिसाब से इसको बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है ये देखिए। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट डेटेड 30th day of August 2022 इज़ एंटर्ड इनटू बाय एंड बिटवीन। तो यहाँ पे डेट मेंशन है, आज का डेट। तो जो इंडिविजुअल हैं या जो इन्वेंटर हैं उनका नाम यहाँ पे होगा, सॉन या डॉटर ऑफ होगा यहाँ पे। उसके बाद उनका रेसिडेंस का एड्रेस होगा और उनको क्या कहा जाएगा, डिस्क्लोजिंग पार्टी, क्योंकि वो डिस्क्लोज़ कर रहे हैं अपना इन्वेंशन, इसलिए डिस्क्लोजिंग पार्टी कहा जाएगा। विच एक्सप्रेशन शैल मीन एंड इंक्लूड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये इन्वेंटर या इंडिविजुअल को कुछ अगर हो जाता है इन केस ऑफ हिज डेथ, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो वो इस एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्क्लोजिंग पार्टी शैल इंक्लूड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड के बाद कंपनी जो भी कंपनी का XYZ नाम होगा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगा कंपनी। एंड हैविंग इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट, उनका बिजनेस कहाँ पे है, मतलब उनका एड्रेस जो हेड ऑफिस का एड्रेस है, अगर ब्रांचेस ऑफिस भी है तो हेड ऑफिस का एड्रेस कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हेयर इन रेफर्ड एज रिसीविंग पार्टी क्यों, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे, इसलिए ये क्या है, ये कंपनी जो है वो रिसीविंग पार्टी। कंपनी के जगह पे अगर कोई फॉर्म होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो भी एक रिसीविंग पार्टी होगा जिनको हम शेयर करेंगे अपना इन्वेंशन। विच एक्सप्रेशन शैल मीन एंड इंक्लूड्स इट्स पेरेंट, मतलब वो अगर एक ब्रांच ऑफिस है तो पेरेंट ऑफिस भी आ जाएगा। एफिलिएट्स, सिस्टर कंसर्न, सब्सिडरीज एंड असाइनी, तो उस कंपनी की जितने भी ब्रांचेस हैं या उनके असाइनी हैं सारे ही इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया टाइटल। एग्रीमेंट किनके बीच में है, एक इंडिविजुअल के बीच में है, एक इन्वेंटर के बीच में है और एक कंपनी के बीच में है जो कि रिसीविंग पार्टी है। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर्पस, किस लिए हम ये एग्रीमेंट बना रहे हैं। द डिस्क्लोजिंग पार्टी इज़ विलिंग टू डिस्क्लोज सच कॉन्फिडेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द रेसिपिएंट फॉर द लिमिटेड पर्पस एट इट बिकम नेसेसरी। क्योंकि ये नेसेसरी क्यों है, जब तक हम सुनाएंगे नहीं अपना इन्वेंशन तब तक वो एग्री हैं डिसएग्री हैं क्या कहते हैं पता कैसे चलेगा। तो ये नेसेसरी है हमारे लिए कि हम ये चीज़ें इनको डिस्क्लोज़ करेंगे। तो वही चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। रेसिपिएंट इज़ विलिंग टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज टू इट बाय द अदर पार्टी, मतलब जो भी रेसिपिएंट है वो क्या करेंगे कि वो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे। टू प्रोटेक्ट द सेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोथ द पार्टीज डिज़ायर टू साइन दिस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं इसी के वजह से दोनों पार्टी एग्री हैं कि चलिए ठीक है हम एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजिंग पार्टी बीइंग एन इन्वेंटर विल डिस्क्लोज टू द रिसीविंग पार्टी ईदर ओरली और इन एनी रिकॉर्डेड मीडियम, या तो
ऑरली वो कह सकते हैं, या रिकॉर्ड इन मीडियम में, जैसे कि कोई हार्ड ड्राइव में भी रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं, या कोई पेपर में लिख के दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन कंप्राइजिंग और रिलेटिंग टू इट्स इन्वेंशन एंड मेथड ऑफ इट्स ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ, जो भी फील्ड में उनका इन्वेंशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, तो उस फील्ड का नाम देना पड़ेगा। और सिनॉप्सिस ऑफ इन्वेंशन, जितना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो उसका एक सिनॉप्सिस एक आप दे सकते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में आप यहाँ पे बताने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सेल इंक्लूड्स ऑल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, डिस्क्लोज और ट्रांसमिटेड रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म। कुछ भी फॉर्म में आप उनको शेयर किए हैं वो मायने नहीं रखता, पर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है वो। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑब्लिगेशंस ऑफ रिसीविंग पार्टी। जो रिसीविंग पार्टी है, यहाँ पे जैसे कंपनी है तो उसका कुछ ऑब्लिगेशन होगा, वो कुछ ऑब्लाइज्ड होंगे चीज़ों से, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। रिसीविंग पार्टी शेल होल्ड एंड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस फॉर द सोल एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी। कि डिस्क्लोजिंग पार्टी का कोई भी हार्म ना हो, या उनके बेनिफिट के लिए ये चीज़ मेंटेन करेंगे। कौन? रिसीविंग पार्टी। रिसीविंग पार्टी शेल केयरफुली रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर एंड थर्ड पार्टीज एज इफ रिजनेबली रिक्वायर्ड, एंड शेल रिक्वायर दोज पर्सन टू साइन नॉन डिस्क्लोजर रेस्ट्रिक्शन एट लीस्ट एज प्रोटेक्टिव एज दोज इन दिस एग्रीमेंट। तो जितने भी उनकी एम्प्लॉय हैं, ऐसे नहीं कि सबके साथ शेयर करेंगे। वो अगर शेयर भी करते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे वो साइन करवाएंगे एम्प्लॉय के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। तो ये जितने भी ऑब्लिगेशन हैं ये कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस होते हैं, या जो रिसीविंग पार्टी है उनके ऊपर होते हैं। रिसीविंग पार्टी शेल रिटर्न टू डिस्क्लोजिंग पार्टी एनी and all records, notes and other written, printed or tangible materials in its possession pertaining to confidential information immediately if disclosing party request it in writing। सपोज़ कीजिए कि आप गए किसी के साथ शेयर कीजिए, वहाँ पे वो लोग कोई जवाब नहीं दिया, और नेक्स्ट आप फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए और वहाँ पे आपका एक्सेप्ट हो गया, तो पहले जहाँ पे आपने डिस्क्लोज़ किया था उनको आप अगर लिखते हैं कि मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो मुझे आप वापस कर दीजिए, तो इसलिए ये एक क्लॉज लिखा जाता है कि रिसीविंग पार्टी क्या करेगी? रिटर्न कर देगी सारा कुछ जो भी उनके पास होगा, इमीडिएटली आपको दे देगी। द पार्टीज शेल प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ईच अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज दे प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर ओन प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर नेचर। जैसे आप अपना सामान, प्रॉपर्टी जो भी हो, आप एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ मेंटेन करते हैं, वैसे ही आप जैसे कोई भी शेयर करता है डिस्क्लोजिंग पार्टी का जो भी आइडियाज़ है, जो भी इन्वेंशन है, आप उसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, ऑनरशिप। ऑल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज परसुएंट टू दिस एग्रीमेंट शेल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्लोजिंग पार्टी और इट्स क्लाइंट। तो डिस्क्लोजिंग पार्टी का ही इस पे ऑनरशिप रहेगा ये एग्रीमेंट में, क्योंकि डिस्क्लोजिंग पार्टी ही डिस्क्लोज़ कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑनर भी यही रहेंगे, मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इन्वेंटर है वही रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज होता है वो है टर्म। दिस एग्रीमेंट शेल टर्मिनेट 1 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट। जो भी डेट हम लोगों ने मेंशन किया है, आज का डेट, जैसे आज का डेट से नेक्स्ट 1 ईयर तक ये चीज़ इफ़ेक्टिव रहेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। रिसीविंग पार्टीज ऑब्लिगेशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियली शेल एक्सपायर आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर। मतलब आज मैंने सपोज़ कीजिए कि एग्रीमेंट बनाया और कल मैंने डिस्क्लोज़ किया, तो वो 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, और 1 ईयर तक वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपका जो भी इन्वेंशन है उसके बारे में कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट क्लॉज है ऑरल डिस्क्लोजर। In the event the disclosing party orally discloses sensitive or confidential information, recipient of such oral disclosure shall abide by the confidentiality obligation herein provided as regard to the said information disclosed orally।
तो अगर इन केस आप कुछ चीज़ें ओरली भी कहते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट का पार्ट है और वो मेंटेन करना पड़ेगा जो अपोजिट पार्टी है, यहाँ पे जैसे कंपनी है उनको। आइए देखते क्विकली कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। तो एक्सेप्शंस क्या है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हाउएवर शैल नॉट इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन विच द रिसीविंग पार्टी कैन शो। तो इसको पार्ट नहीं माना जाएगा। ये सब एक्सेप्शंस है। कहाँ कहाँ है? पहला जो पॉइंट है, वाज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द रेसिपिएंट प्रायर टू द रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग पार्टी। डिस्क्लोजिंग पार्टी ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद डिस्क्लोज किया, पर ये चीज़ें रेसिपिएंट पार्टी के पास ऑलरेडी है, तो इसको पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा और ये एक एक्सेप्शंस है। जो सेकेंड पॉइंट है, इज रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज विदाउट accompanying confidentially obligation and not in violation of any duty of confidence under this agreement। इस एग्रीमेंट का कोई वायलेशन नहीं है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, किसी ने शेयर किया हुआ है उनके साथ विदाउट कॉन्फिडेंशियली ऑब्लिगेशन। जो थर्ड पॉइंट है, इज़ इंडिपेंडेंटली डेवलप बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने खुद ही ऐसा कुछ चीज़ डेवलप किया है जो आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ। और फोर्थ है, इज़ इन और कम्स इनटू पब्लिक डोमेन अदरवाइज देन थ्रू ए ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट और द फॉल्ट ऑफ द रिसीविंग पार्टी। ये ऑलरेडी पब्लिश किसी और कंट्री में या इंडिया में ही हो चुका है और रेसिपिएंट इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। अगर कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में है तो ये एग्रीमेंट में लागू नहीं होगा। और भी सारे पॉइंट्स दे सकते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। आपका अटॉर्नी एडवोकेट जब भी प्रिपेयर करेंगे तो शायद और उनको लगेगा तो यहाँ पे ऐड हो सकता है और सारे क्लॉजेस। तो ये डिपेंड करेगा कि कैसे क्या एग्रीमेंट है, क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या इन्वेंशन है, किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करता है एक एग्रीमेंट में और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो काइंडली इस चीज़ों को ऐसा मत सोचिए कि यही जो मैं शेयर कर रहा हूँ यही फुल एंड फाइनल है। ये ऐसा नहीं है, ये एक सैम्पल एग्रीमेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है वो है गवर्निंग लॉ। दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय कंस्ट्रक्टेड एंड एनफोर्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या अदर एक्ट है, जितने भी एप्लीकेबल हैं सारे इंडियन एक्ट लागू होंगे क्योंकि ये इंडिया में इसका एनफोर्समेंट है। IPR लॉज, नीदर पार्टी शैल यूज द अदर्स नेम, ट्रेडमार्क, प्रोप्राइटरी वर्ड और सिंबल और डिस्क्लोजेज अंडर दिस एग्रीमेंट इन एनी पब्लिकेशन, प्रेस रिलीज, मार्केटिंग मटेरियल और अदरवाइज विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द अदर। तो अगर इन्वेंटर है तो आपने शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी का जो भी लोगो है, टैगलाइन है, आप शेयर करेंगे किसी और के साथ। तो आपके ऊपर भी ये एक ऑब्लिगेशन है। अगर 2 कंपनी आपस में करती है तो एक दूसरे के कंपनी का जो भी IPR राइट्स है वो शेयर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको ये भी हक हो गया कि उनका ब्रांड लोगो आप यूज़ करेंगे। जी नहीं, वो रिटन अप्रूवल चाहिए तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है इंडेमनिटी। द रिसीविंग पार्टी शैल इंडेमनीफाई द डिस्क्लोजिंग पार्टी फॉर ऑल कॉस्ट, एक्सपेंसेस और डैमेजेस दैट डिस्क्लोजिंग पार्टी इनकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो अगर इस एग्रीमेंट का वायलेशन होता है, ये एग्रीमेंट ने सपोज कीजिए कंपनी ने ये एग्रीमेंट जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपने दिए, शेयर किए जो भी डिस्क्लोजिंग पार्टी है, तो रिसीविंग पार्टी क्या की कि इसको डिस्क्लोज़ कर दी, बाहर बता दी औरों को, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? तो जितने भी कॉस्ट हैं जो डिस्क्लोजिंग पार्टी, जो रिसर्च में पैसा गया है उनका, जो टाइम गया है, तो एक्सपेंसेस गए हैं, डैमेजेस गए हैं, वो सारे क्या करेगी? जो भी पार्टी वायलेट करेगी, जैसे कि रिसीविंग पार्टी यहाँ पे वो बियर करेगी। दिस ऑब्लिगेशन शैल इंक्लूड कोर्ट लिटिगेशन एक्सपेंसेस एंड रिजर्वेबल अटॉर्नीज फी। कोर्ट में जितने पैसे खर्च होंगे, लिटिगेशन में जितने पैसे खर्च होंगे और अटॉर्नी या एडवोकेट का जितना फ़ी भी लगेगा वो भी बियर करना पड़ेगा। द पार्टीज एक्नॉलेजेस दैट एज डैमेजेस मे नॉट बी ए सफिशिएंट रेमेडी फॉर एनी ब्रीच अंडर दिस एग्रीमेंट, द नॉन ब्रीचिंग पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्टिव रिलीफ। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ब्रीच किया तो जो भी पैसा लगेगा आप दे दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कोई
फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि इतना पैसा ही लॉस होगा। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि कुछ इंजंक्टिव रिलीफ भी होता है, जैसे कि कोर्ट से इंजंक्शन ले सकती है पार्टी कि आप फार्दर ब्रीच नहीं करेंगे। तो वैसे कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। इन एडिशन टू एनी अदर रेमिडीज़ एट लॉस और इन इक्विटी, उसके सिवाय और भी कुछ स्टेट लॉस हैं तो उसमें भी कुछ अगर ऑप्शंस है तो वो भी एक्सरसाइज कर सकती है जो पार्टी एग्रीव्ड है, मतलब जिसका लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ये है इंडेमनिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है वो है जुरिस्डिक्शन। रिसीविंग पार्टी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हियर बाय irrevocably and unconditionally consent to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Delhi for any action, suits or proceeding arising out of or relating to this agreement। इस एग्रीमेंट का अगर वायलेशन होता है, अगर कोर्ट केस होता है तो वो कोर्ट केस कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। अगर आप यूपी में रहते हैं तो लखनऊ हो सकता है आपका जुरिस्डिक्शन, अगर बिहार में रहते हैं तो पटना हो सकता है, अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो कलकत्ता होगा आपका जुरिस्डिक्शन, आसाम में रहते हैं तो गुवाहाटी होगा आपका जुरिस्डिक्शन। तो ये जुरिस्डिक्शन चेंज होते रहेगा और इसके बारे में इलेबोरेटली आपका अटॉर्नी या एडवोकेट ही बता पाएंगे आपको। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्रीमेंट का और ये भी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। दिस इज़ द लास्ट एंड फिनिशिंग लाइन ऑफ दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का फिनिशिंग लाइन है, यहाँ पे लिखा होता है एक्सेप्टेड एंड एग्रीड एज ऑफ द डेट फर्स्ट एबव रिटन। सबसे पहले जो रिटन डेट है उसके बारे में बताया गया है। बाय द फॉलोइंग ऑथराइज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर यहाँ पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स है तो उन्हीं के थ्रू ये एग्रीमेंट साइन होता है। कंपनी तो एज ए होल लीगल एंटिटी है तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वही तो साइन करेगा, कंपनी तो साइन कर नहीं सकती, इसलिए ये चीज़ें लिखा गया है। एंड दिस एग्रीमेंट शेल रिमेन इन इफेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हम लोग का टर्म कितना था? टर्म था 1 ईयर। 1 ईयर के जगह पे 2 ईयर्स भी हो सकता है, 3 ईयर्स भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वेंशन और किसके साथ शेयर करते हैं आप उसके साथ। फ्रॉम सच डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे देखिए रिसीविंग पार्टी या कंपनी का नेम, यहाँ पे कंपनी रिसीविंग पार्टी है इसलिए कंपनी का नेम है। वो साइन करेंगे, कोई भी डेजिग्नेशन का होगा, उनका सीईओ होगा या एमडी होगा या एमडी कम सीईओ होगा, तो वो साइन करेंगे तो अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। और जो डिस्क्लोजिंग पार्टी है, जो इन्वेंटर है, वो अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे और अपना डेजिग्नेशन देंगे, जो भी डेजिग्नेशन है कहीं पे वो काम करते हैं तो वो डेजिग्नेशन देंगे। तो फाइनली आज हमने एक सैम्पल पेटेंट एनडीए एग्रीमेंट देखा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। I hope you enjoyed it and learned something new about NDA agreement.